हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए। चलो अब आज इससे आगे पढ़ते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन का मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। जो मॉडर्न मेथड होता है सिंचाई का वो हमें हेल्प करता है इकोनॉमिकली का मीनिंग होता है हमें इसमें पानी की वेस्टिंग नहीं होती है, पानी की बचत होती है। कम पानी में ही हम अच्छी खासी सिंचाई कर सकते हैं। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलो। और जो मेन मेथड है नीचे है वो स्प्रिंकलर सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा? स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल कहाँ पर है? जहाँ पर अनइवन लैंड है, यानी लैंड जो है उसका सरफेस बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ऊपर नीचे है और सफिशिएंट अमाउंट में और सफिशिएंट वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं है, पानी की उस एरिया में कमी है, वहाँ पर के लिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही यूजफुल है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। और इसमें क्या होता है, एक परपेंडिकुलर पाइप होता है जिसके ऊपर नोजल्स मीनिंग होता है छोटे छोटे छेदें होती हैं और वो रोटिंग करते हुए घूमते रहती हैं। टॉप पर छोटी छेदें होती हैं और वो घूमते रहती हैं। और वो कहाँ से ज्वाइन होती हैं? वो मेन पाइप लाइन से ज्वाइन होती हैं और एक रेगुलर इंटरवल में ये पाइप लाइन जोड़ी जाती हैं। आपको मैं पिक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कुआं है और यहाँ पर पंप्स गए, यहाँ से वाटर को ये ऊपर को खींच रहा है, यहाँ से वाटर आते हुए इस तरह से यहाँ जाते हुए अब फील्ड में इन्होंने खेत में लगा रखा और ये परपेंडिकुलर पाइपलाइन है। और यहाँ पर देखिए स्प्रिंकलर इस तरह से छोटे छोटे छेदों से पानी निकलते हुए स्प्रिंकल कर रहा है और ये रेगुलर इंटरवल में पाइपलाइनों को जोड़ रखा है मेन पाइपलाइन से। ओके, when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of the pumps। और क्या होता है, जो ये पानी आपको अभी मैंने पिक्चर में दिखाया, ये पानी किसके जो पंप है इसकी हेल्प से मेन जो पाइपलाइन होते हैं उसमें प्रेशर करता है। कौन करता है? पंप करता है। इसकी हेल्प से वाटर फ्लो करता है, वाटर आता है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। और ये कहाँ से निकल जाता है? और ये जो ऊपर छेद बनी हुई है जो उन छेदों से बाहर निकल के प्लांटों में चले जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स। और इससे क्या होता है, वो क्रॉप में स्प्रिंकल छिड़काव करता है। एज इफ मानो ऐसा लगता है इट इज़ रेनिंग की बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉयल। और जो सैंडी रेतीली सॉयल होती है, रेत वाली मिट्टी होती है, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। और इस सिस्टम में वाटर कैसे जाता है? पानी बूंद बूंद करके जाता है एट जस्ट द पोजीशन ऑफ द रूट। और कहाँ पर चले जाता है? ड्रॉप ड्रॉप करके सेम ठीक उनकी रूट जो जड़ें होती हैं वहीं पे चले जाता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन्स एंड ट्रीज। और ये सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक किसके लिए? वर्किंग प्लांट को वाटर करने के लिए, फ्रूट प्लांट को, गार्डन्स को और ट्रीज पेड़ों को। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। और ये सिस्टम प्लांट को बूंद बूंद करके पानी देता है। वाटर इज नॉट वेस्ट एट ऑल। और इसमें बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी पानी की बर्बादी नहीं होती है। इट इज अ बून इन रीजन्स वियर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। और ये उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहाँ पानी की कमी है।
प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड से प्रोटेक्शन। बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीड फील्ड, बूझो और पहेली पास के ही एक गेहूं के खेत में गए। एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड, और वहाँ पर उन्होंने कुछ दूसरे प्लांट देखे, कुछ गेहूं के अलावा, वीट के अलावा दूसरे प्लांट देखे। तो बूझो सोच रहा है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड प्रॉपरली, क्या ये जो दूसरे प्लांट हैं, वीट के अलावा दूसरे प्लांट हैं, इन प्लांटों को भी प्रॉपरली प्लांटेड किया जाता है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। अनडिजायरेबल का मीनिंग होता है अनवांटेड प्लांट। खेतों में क्रॉप के साथ साथ अनवांटेड प्लांट भी नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और इन अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट को वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और जो वीड है, इन वीड्स की जब इनको रिमूव कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंपेयर्ड विथ द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग नेसेसरी है, वो ज़रूरी है, क्योंकि जो वीड है, जो अनवांटेड प्लांट हैं, ये compete करते हैं, मुकाबला करते हैं क्रॉप के प्लांटों के साथ। किस चीज़ के बारे में, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, यानी जो क्रॉप्स को मिलने वाला वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट होता है, वो चीज़ें ये वीड से लेने लग जाते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, और इस तरह से ये क्रॉप की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, कुछ वीड्स तो इंटरफेयर का मीनिंग होता है बाधा डालना, हार्वेस्टिंग में भी बाधा यानी कटाई करने में भी बाधा डालते हैं। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, और ये पॉइजनस का मीनिंग होता है जहरीले, और ये ह्यूमन और एनिमल के लिए जहरीले भी हो सकते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, जो फार्मर हैं वो अडॉप्ट का मीनिंग होता है अपनाते हैं बहुत सारे तरीके वीड्स को रिमूव करने के लिए, और वीड्स वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टीलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टीलिंग का मीनिंग होता है खुदाई करके, यानी खेतों को जोत कर बीज बोने से पहले खेत की जुताई करने से भी जो वीड्स होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, वो उखड़ जाते हैं। और किलिंग ऑफ वीड्स, और वो मर जाते हैं। विच मे देन ड्राई अप, और वो फिर मरने के बाद क्या हो जाते हैं, बाद में धूप से वो सूख जाते हैं। एंड गेट मिक्सड विथ द सॉयल, और सॉयल में मिक्स हो जाते हैं, जो क्रॉप्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, और जो सबसे अच्छा टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, वो उस समय होता है जब जो वीड्स होते हैं वो फ्लावर और सीड्स को प्रोड्यूस न कर पाए, यानी उनमें बीज और फूल होने से पहले ही वीड्स को रिमूव कर देना ही सबसे अच्छा होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड, और मैनुअल का मीनिंग होता है ह्यूमन, यानी मानव के द्वारा भी इसको फिजिकली वीड्स को क्या करा जाता है, रिमूवल कर दिया जाता है। किस तरह से, अपरूटिंग, उनको उखाड़ करके या उनको बिल्कुल ग्राउंड के पास से उनकी कटिंग करके, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और ये काम किसकी हेल्प से किया जाता है, खुरपी की हेल्प से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, और सीड ड्रिल का यूज भी वीड्स को उखाड़ने के लिए किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स, और वीड्स को कंट्रोल कुछ केमिकल के द्वारा भी किया जाता है, और जिनको क्या बोला जाता है, वीडिसाइड्स, लाइक 2,4-D, और ये वीडिसाइड का नाम है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, और इनका स्प्रे किया जाता है, स्प्रे मीन से होता है छिड़काव, इनका छिड़काव किया जाता है खेतों में वीड्स को मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और ये केमिकल होते हैं, ये वीडिसाइड होते हैं, ये क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर टू द
extent required and sprayed in the fields with the sprayer। और ये वीडीसाइड क्या होता है, डिल्यूटेड का मीनिंग होता है मिक्स करना। इसमें इसको वीडीसाइड को पानी में मिक्स किया जाता है और जो ज़रूरत वाला एरिया होता है उस क्षेत्र में, उस खेत में इसको फिर स्प्रे किया जाता है। और किसकी हेल्प से इसको किया जाता है, जिससे इसको स्प्रे किया जाता है उसे बोलते हैं स्प्रेयर। डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। अब यहाँ पर बूझो सोच रहा है क्या ये वीडीसाइड जो होती हैं उस पर्सन को भी कोई इफेक्ट करता है जो स्प्रेयर करता है, जो छिड़काव करता है। एज ऑलरेडी मैंसन, जैसे पहले से ही बता दिया है कि द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ बीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेट। पहले भी बता दिया है कि जैसे कभी भी बीड्स को कब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, कब रिमूवल कर देना चाहिए, जबकि जो बीड्स हैं उसमें फ्लावर आने से पहले, उसमें सीड्स होने से पहले ही उसमें स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। और जो वीडीसाइड का स्प्रे है वो फार्मर की हेल्थ पर भी प्रभाव डालता है, वो भी उसके लिए अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। सो इसलिए दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी यूजफुल, इसलिए वो इस केमिकल का यूजफुल उन्हें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। दे शुड कवर दियर नोज एंड माउथ, उन्हें अपने नोज और माउथ को ढकना चाहिए विथ अ पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े के टुकड़े से। ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, इस केमिकल को स्प्रे करने के दौरान फार्मर को अपना मुंह और अपने नाक को कपड़े से कवर अप कर लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो क्रॉप की कटाई है, हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटाई, वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मिच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल मिच्योर हो जाती है यानी फसल जब तैयार हो जाती है तब क्रॉप की जो कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। और हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, या तो उसको पुल आउट करके यानी उनको उखाड़ के खींच के किया जाता है, या उनको ग्राउंड के पास से ही जो क्रॉप्स है उनको कटिंग करके किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर। और आमतौर पर जो सीरियल की क्रॉप्स होते हैं यानी अनाज की फसल हो गई, पैडी, वीट, मेज, ये सारे फसलें मैच्योर होने के लिए 3 से 4 मंथ लेते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। जो हार्वेस्टिंग है, जो कटाई है, वो हमारी कंट्री में या तो मैनुअल लोगों के द्वारा की जाती है। किससे की जाती है? सीकल से। ये सीकल की पिक्चर यहाँ पर दिखा रखी है, हंसिया, इससे लोग कटाई करते हैं। या फिर मशीन से की जाती है जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेट। जब क्रॉप हार्वेस्टेड जो फसल काटी जाती है उसमें जो ग्रेन होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको भी सेपरेट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो पूरे प्लांट में लगे रहते हैं। तो कटाई के बाद भी वो प्लांट में लगे रहते हैं तो उनको भी अलग करने की ज़रूरत होती है, उनको भी अलग किया जाता है। फ्रॉम द चाफ, और कहाँ से अलग करना पड़ता है? चाफ से। चाफ मीन्स होता है भूसा, जो नली होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, और ये किसके द्वारा किया जाता है? एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसे कंबाइन कहते हैं। विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। और ये क्या होता है? एक जो कंबाइंड होता है, ये हार्वेस्टर तो होता है, कटाई तो करता उसके साथ ये थ्रेसर भी होता है, ये सीड्स को अलग भी करता है। यहाँ पर कंबाइन की पिक्चर दिखा रखी है। इस साइड से फसल की हार्वेस्टिंग होती, कटाई की जाती, फिर यहाँ से इधर से सीड्स सेपरेट किए जाते हैं, सेपरेट सीड्स बाहर निकल के आते हैं। After harvesting, sometimes stuffs are left in the field.
हार्वेस्टिंग करने के बाद कभी कभी स्टब्स मीन्स होता है जो खेत में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो खेत में ही बच जाती हैं, जैसे उसकी जो प्लांट होते हैं उसकी नलियाँ हो गई, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, और जिनको किसान के द्वारा जलाया जाता है। पहली इज वरीड, पहली चिंतित है। सी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन, क्योंकि वो जानती है कि ये पोल्यूशन का कारण है। अगर वो फार्मर्स उन स्टेप्स को बर्न कर देते हैं तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर, और ये आग को भी पकड़ लेती हैं। एंड डैमेज द क्रॉप्स लेइंग इन द फील्ड, और उन क्रॉप्स को, उन फसलों को भी नुकसान पहुंचाती हैं जो खेतों में होते हैं। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय विनोइंग, जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं वे ग्रेन और अनाज और भूसे को कैसे सेपरेट करते हैं, वो सेपरेट करते हैं विनोइंग के द्वारा। विनोइंग करके वो ग्रेन्स को और चाप को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6, और तुमने ये पहले क्लास 6 में पढ़ा है। और यहाँ पर ये विनोइंग की मशीन दिखा रखी है, इस तरह से विनोइंग किया जाता है। यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें ग्रेन और चाप को सेपरेट कर रहे हैं विनोइंग के द्वारा। स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, जो स्टोर है ग्रेन का, जो ग्रेन को स्टोर करना भी एक इम्पोर्टेंट काम है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर तुम्हें ग्रेन्स को लंबे समय तक रखे रहना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उनको सेफ रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। किन से? नमी से, इंसेक्ट से, रेड से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, जो फ्रेश ताज़ा क्रॉप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर तुम जो तुरंत तुमने हार्वेस्ट किया, कटाई किया, उसके तुरंत बाद तुम अगर ग्रेन्स को, सीड्स को स्टोर करते हो बिना सुखाए, दे मे गेट स्पॉइल्ड, वो क्या हो जाएंगे, वो स्पॉइल्ड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और या अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, या उन पे ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक कर दिया जाएगा। लूजिंग दियर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और वो अपनी कैपेसिटी भी, जो जर्मिनेशन की है वो कैपेसिटी भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम सीड्स को रखते हैं, उन्हीं सीड्स को नेक्स्ट ईयर हम फिर क्या करते हैं, उनको ही सोइंग करते हैं, उन्हीं को ही बोते हैं। अगर उनको, उनमें मॉइस्चर रहेगा, उनमें नमी रहेगी, तो वो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगे और उनमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी भी नहीं बचेगी। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसलिए स्टोर करने से पहले उनको, ग्रेन को प्रॉपरली धूप में सुखा देना चाहिए, ताकि उसमें से जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो कम हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगीज, और ये प्रिवेंट, रोकता है, जो अटैक होते हैं इसमें, वो इंसेक्ट के, पेस्ट के, बैक्टीरिया के और फंगीज के अटैक को रोकता है। यहाँ पर पहली बता रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राई नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट। अब बोल रही है कि मैंने अपनी मम्मी को कुछ सूखे हुए नीम के पत्तों को आयरन के ड्रम में रखते हुए देखा जिसमें कि गेहूं रखे हुए थे। आई वंडर वाई, मैं सोच रही हूँ क्यों। फार्मर स्टोर करता है ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स, और फार्मर जो होता है ग्रेन्स को जूट बैग में और मेटेलिक बीन में स्टोर करता है। जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं जूट बैग्स, ये होते हैं इस तरह से, जूट बैग्स में वो जो अपने ग्रेन्स होता है उनको स्टोरेज करता है।
However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. और ये क्या करता है, जब कभी इसको स्टोर करना होता है ग्रेन्स को लार्ज स्केल में, तो इस किस में करता है, सिलोर्स में और ग्रेनरीज में स्टोरेज करता है, ताकि उनको रेड से, इंसेक्ट से और प्रोटेक्ट किया जा सके। ड्राइज नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो घर में अगर हम स्टोर फूड करते हैं को उसे सेव करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के, उस फूड को, उस ग्रेन्स को, तो हम उसमें नीम की सूखी पत्तियां डालते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हमें स्टोर करना होता है लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन को, तो बहुत बड़े गोडाउन में रखना पड़ता है और उसके लिए हमें स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो खाना में प्लांट्स तो मिलता है, ये साथ में एनिमल्स भी मिलता है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। इस टेबल को कंप्लीट करो अपने नोटबुक में। यहाँ पर जैसे काव मिल्क हमें किन किन एनिमल से मिलता है, काव, बफेलो, सी गॉट, सी कैमल, और ये बोल रहे बाकी टेबल को भी अपनी कॉपी में कंप्लीट करो। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants animal also provide us with different kinds of food। तुम्हें पता है कि एनिमल, जैसे एनिमल प्लांट हमें डिफरेंट काइंड के फूड प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह एनिमल में हमें अलग अलग तरह का खाना देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। और जो कोस्टल एरिया में रहते हैं यानी समुद्र के किनारों पर रहते हैं, वो उनका सबसे ज़्यादा खाना में वो कंज्यूम करते हैं किसको, फिश को। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पहले की क्लासों में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हमें खाना प्लांटों से भी मिलता है, उस बारे में भी तुम पढ़ चुके हो कौन से खाना मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care। और जैसे तुमने देखा कि अगर हमें क्रॉप्स को ग्रो करने पड़ते हैं तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप को करने पड़ते हैं, जैसे सॉइल को प्रिपरेशन करना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, स्टोरेज करना पड़ता है। उसी तरह से ही एनिमल को भी हमें, एनिमल के लिए भी हमें घर चाहिए होता है, फार्म में उसको खेत, और उनके लिए क्या चाहिए होता है, प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर फूड। और एनिमल को हमें प्रॉपर फूड देना होता है, उनके लिए शेल्टर में रखना होता है एंड उनकी केयर करनी होती है। When this is done on a large scale, जब हम इस काम को एक बहुत बड़े स्केल पे करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और इसी को एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो फिश है, पहली बोल रही फिश है जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वी गेट गुड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, हमें फिश से गुड लीवर ऑयल मिलता है, जिसमें विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जिसमें विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।